जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया हो? स्वस्थ हो? बिल्कुल स्वस्थ हाँ गुरुजी। तो भाई देखो अपार्ट टॉपिक बस लास्ट पॉइंट रहेगी, आज राजस्थान की जलवायु टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अच्छा गुरुजी आज क्या बताओगे? आज अपने बात करेंगे कोपेन की बातें। कोपेन ने भी नियम दिया था, बिल्कुल दिया था गुरुदेव कोपेन को, तो हम व्लादिमीर कोपेन को तो कैसे बोल सकते हैं। व्लादिमीर कोपेन ने 1918 के अंदर जलवायु के भाग बताए थे 4, और ये 4 भाग बताए थे वो वनस्पति के आधार पर बताए थे मेरे भाई। किसके आधार पे? वनस्पति। चलो देखते हैं भाई कोपेन ने क्या बता दिए। क्या गुरुजी याद नहीं होते? याद की क्या बात है, करा देगा, याद करा देंगे भाई। याद की क्या बात है, याद करवा देंगे। देखो ये अपना पश्चिमी पूरा भारत और राजस्थान हो गया, बहुत बड़ा प्रांत है राजस्थान। कोपेन ने एक तो भाग ये बताया, सॉरी कोपेन ने ऐसे नहीं बताया, ये तो थॉर्नवेट ने बताया था। कोपेन तो ये कहता है कि राजस्थान जो है ना अपना, वो एक भाग तो ये है ऐसे, और एक भाग उसने ये बताया था, और 1 2 एक भाग ये बताया। ठीक है, ये कोपेन ने बताया। देख लिया भाई कितना बड़ा कोपेन ने बताया। अब अपने देखें कि यहां पर आप ऐसे लिखो ए फॉर एप्पल, ये इसी का है, ठीक है, इसी का भाग है, ये इसी का है। सबसे पहले लिखो ए के बाद क्या आता है? बी लिखो, बी के बाद भी क्या आता है? बी, फिर सी आता है, ए बी बी सी, बस इतना लिखना, बाकी सारों में डब्ल्यू लिखो, ए बी बी सी, फिर डब्ल्यू, इधर भी डब्ल्यू, इधर भी डब्ल्यू, ए डब्ल्यू सी डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू। ठीक है, बिल्कुल गुरु जी। पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डब्ल्यू। ये कंप्लीट हो गया। दक्षिणी यानी हाड़ौती के भाग को क्या नाम दिया गुरुजी? हाड़ौती के भाग को जो नाम दिया वो दिया ए डब्ल्यू, हो जाएगा याद। और कुछ ये डूंगरपुर वाला एरिया हो गया। इसके आगे जी लगा के पूरा करो, सी डब्ल्यू जी। 2 भाग तो गुरुजी याद हो गए, ए डब्ल्यू और सी डब्ल्यू जी। बस वो भी आसान है, एक में एस एच आएगा, एक में डब्ल्यू एच आएगा। डब्ल्यू ऊपर ज्यादा है, ऐसे मानो कि डब्ल्यू ऊपर है तो डब्ल्यू एच ऊपर वाले में, एस एच नीचे वाले में। क्या मुश्किल है, बिल्कुल सिंपल है। देखो एक बार और, पहले ए लिखेंगे, फिर ऊपर बी, फिर बी और फिर सी। याद रखना इसने मरुस्थलीय भाग को क्या नाम दिया? मरुस्थलीय भाग को ये नाम दिया था। ठीक है, ए बी बी सी, फिर डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, ये कंप्लीट हो गया। सी डब्ल्यू का जी लगा के पूरा करो, इधर डब्ल्यू एच और इधर एस एच। ऊपर याद रखना डब्ल्यू एच आएगा, नीचे बीच में एस एच आएगा। अरावली वाला ये एरिया हो गया। ठीक है गुरुजी, कोपेन का हो गया। इसके बाद याद रखो थॉर्नवेट का, थॉर्नवेट, ये इससे भी सिंपल दे गया गुरुजी। ये इससे सिंपल कैसे दे गया? देख लियो तो भाई क्या दे गया। अब मानचित्र तो भाई इसे ही बना को, डिजिटल बोर्ड तो है को नहीं, ओ ले आऊंगा, क्या बात है, सब कुछ करेंगे। ये भाग हो गया, ये हो गया, ये भाग। इसने ऐसे 4 भगाए थॉर्नवेट ने, बीच वाला भाग ज्यादा छोड़ दिया इसने। इसको कैसे याद रखें? का डा, का डा, का डा डी वी डब्ल्यू, इधर ई ए डी, बस एक ऐसे लगा दो दो को। ये पश्चिमी भाग हो गया यानी शुष्क भाग, तो शुष्क भाग का नाम क्या दिया था? ई ए डी। अरे बिल्कुल सिंपल है मेरा भाई, का डा डी वी डब्ल्यू ई ए डी, का डा का डा, 2 हो गए। चलो क्रम से बोलो, का डा 2 याद करो, हो गए गुरुजी याद। ये तो डी बी डब्ल्यू ई ए डी, तो डी बी डब्ल्यू ई ए डी। और कोई गुण मंत्र मत मारने लग जाना, भूल जाओगे पेपर के टाइम। अब इसके बाद एक व्यक्ति और थॉर्नवेट के बाद टीबरा था। कोपेन का इसने जो प्रतिपादन किया, कोपेन के सिद्धांत को ही अलग बदल दिया। ये व्यक्ति था, मैं ऐसे लिखा देता हूं क्योंकि इसका प्रश्न बहुत कम आता है। टीवार था। इसने क्या नाम दिया? इसने नीचे वाला भाग का नाम तो सेव दिया, दक्षिणी भाग का, ये वाला तो क्या दिया? का, ये वाला।
दूसरे यहां वाले भाग का नाम जो दिया था वो दिया था CWG, सॉरी, नीचे वाले भाग का नाम दिया था AW और बीच वाले भाग का नाम दिया था का। इसमें WW हटा देना दोनों, BSH BWH। ये जो बात कही थी टी वार्ता ने कही थी। तो बिल्कुल सिंपल बात है, याद रखियो। ओके, याद हो जाएगी। बस इसको बदला था, वो तो आता ही नहीं एग्जाम में, बहुत कम आता है, कॉपी का ही पूछ लिया जाता है घूम फिर कर। गुरुजी ये तो याद कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इसको मानचित्र में लोकेट जरूर कर लेना मेरे भाई एक बार, क्योंकि आजकल जिले वाला ट्रेंड ही चल गया जिले का। मेरे पास तो है नहीं, मैं सारे मानचित्र कैसे लाऊं यहाँ, कोई चारा नहीं है। मैं तरीका बता दिया तुम्हें, थोड़ा सा देख लेना मानचित्र में इसको बनाकर, ठीक है। अब पढ़ेंगे स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य का मतलब है यहां से प्रश्न आएंगे। तो देख भाई, अगर पूछे राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है, औसत वर्षा, राजस्थान के साथ भारत की भी देख लो। भारत की औसत वर्षा 108 सेंटीमीटर, राजस्थान की औसत वर्षा 57.51 सेंटीमीटर है। हो जाएगी याद? हाँ। अब देखो वर्षा, वर्षा में दो प्रश्न आएंगे। एक तो आएगा सर्वाधिक, सर्वाधिक वर्षा का स्थान पूछ लिया जाएगा तुमसे, जिला पूछ लिया जाएगा, ये रटने वाली चीजें हैं। एक आएगा वर्षा न्यूनतम, इसमें भी प्रश्न स्थान पूछ लिया जाएगा, जिला पूछ लिया जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है सर्वस्थान माउंट आबू, माउंट आबू। दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है वो कहां पर है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, याद रखना। सिरोही में, माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू कहां है? सिरोही। कर्नल टॉड ने इसे कहा था हिंदू ओलंपस, ठीक है। जिला पूछे तो झालावाड़, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। ऐसे कहा जाता है चेरा पूंजी, राजस्थान का। राजस्थान का चेरा पूंजी किसे कहते हैं? झालावाड़ को। अब वैसे चेरा पूंजी स्थान जो है वो है मासीन राम, और मासीन राम कहां है भाई मेरे भाई? मेघालय। सर्वाधिक वर्षा का स्थान देख लिया, जिला देख लिया, स्थान माउंट आबू है, जिला झालावाड़ है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है सम कहां है गुरुजी? जैसलमेर में। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, न्यूनतम वर्षा वाला जिला भी कौन सा है? जैसलमेर। हो जाएगी बिल्कुल। अब पूछेगा आर्द्रता, सर्वाधिक आर्द्रता वाला, न्यूनतम आर्द्रता वाला, बता देंगे भाई। सर्वाधिक आर्द्रता जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां झालावाड़, यानी सर्वाधिक आर्द्रता वहीं होगी। न्यूनतम जहां आर्द्रता कम कहां होगी? जहां पर वर्षा कम होगी। वर्षा कहां होती है कम? जैसलमेर में कम आर्द्रता होती है, ठीक है। आर्द्रता न्यूनतम आर्द्रता याद रखना किस महीने में होती है? जून के महीने में, क्योंकि जून के महीने में आर्द्रता कम होती है। और देखो आंधियों को भी दो भागों में बांट लेना, एक तो बनेगा प्रश्न सर्वाधिक, एक बनेगा न्यूनतम। सर्वाधिक आंधियां चलती है गंगानगर में, और उसके बाद हनुमानगढ़। ये दो जिले तो याद रख लेना, प्रश्न आ जाएगा हनुमानगढ़। न्यूनतम जो आंधियां चलती हैं वो चलती हैं झालावाड़, कोटा। गंगानगर में 27 दिन, हनुमानगढ़ में 25 दिन, झालावाड़ में 3 दिन, कोटा में 5 दिन। 27 दिन, 25 दिन हनुमानगढ़ में, 3 दिन जहां। पूरे साल की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। ठीक है गुरुजी, आंधियां समझ में आ गई। आंधियां आ गई तो तूफान, सर्वाधिक वज्र तूफान कहां आते हैं? तूफान आते हैं झालावाड़ और जयपुर में। ये तूफान सर्दी के मौसम में आते हैं, सर्दी के मौसम में। कौन से तूफान? वज्र तूफान। अगर तुमसे पूछे राजस्थान का सबसे गर्म व ठंडा जिला, तो वो एक ही कर देना, चूरू। चूरू राजस्थान का सबसे गर्म और ठंडा जिला है।
ये रट लेना, बिल्कुल रट लेंगे गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये रट लोगे तो थोड़ी सी बातें और बता देता हूं। देखो अगर तुमसे प्रश्न पूछे सर्वाधिक वज्र तूफान वगैरह देख लिया अपनों ने। शुष्क स्थान, शुष्क स्थान और शुष्क जिला, स्थान अलग है जिला अलग है। शुष्क स्थान तो है फलोदी, फलोदी कहाँ है? जोधपुर के अंदर। और शुष्क जिला जो है वो है जैसलमेर। अगर तुमसे पूछे सर्वाधिक तापांतर किस जिले का है? गुरुजी तापांतर दो तरह से आते हैं प्रश्न, एक तो दैनिक पूछ लिया जाता है और एक वार्षिक पूछ लिया जाता है। तो सर्वाधिक दैनिक जो तापांतर है वो है चूरू का, और वर्ष भर रहता है गर्म जैसलमेर। ठीक है। अगर तुमसे पूछे न्यूनतम दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर, तो ये दोनों एक ही जिला है जिसका नाम है डूंगरपुर। डूंगरपुर न्यूनतम दैनिक व वार्षिक तापांतर वाला क्या है? जिला। याद हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तापांतर याद रखना, न्यूनतम डूंगरपुर। ठीक है, चाहे दैनिक पूछे चाहे वार्षिक पूछे। और जो बात रहेगी वज्र तूफान पढ़ लिए और वो मीटर को मापने वाला। अच्छा एक याद रखना, अगर तुमसे पूछे अतिवृष्टि क्या होती है? अतिवृष्टि उसे कहते हैं जब वर्षा अधिक हो जाए एक दिन में 20 से 30 मीटर हो जाए, जिसे कहते हैं बादल का फटना। बादल फटना उसे ही कहा जाता है अतिवृष्टि। खंड वृष्टि का मतलब होता है, खंड वृष्टि का मतलब वर्षा कम हो, यानी नहीं हो, वर्षा कम हो, उसे क्या कहते हैं? खंड वृष्टि। अति मतलब अधिक वर्षा होना, खंड मतलब खंड ही है, वर्षा ही नहीं है, वर्षा कम होना। तो ये बात समझ में आई। शुष्क पढ़ लिया, तापांतर पढ़ लिया, आंधियां पढ़ ली, तूफान पढ़ लिए। एक भी याद रखना, अगस्त के महीने में, अगस्त माह में कपड़े देरी से सूखते हैं। ये बस ऐसे ही इंप्रेशन फेंक रहा हूँ, ऐसे मान लो। इंप्रेशन मतलब एक्स्ट्रा बात ये लिख लेना, माह में कपड़े देरी से सूखते हैं। प्रश्न आ जाएगा भाई, सबसे ठंडा और गर्म महीना कौन सा है? ठंडा महीना जनवरी का है, सबसे गर्म महीना जून का। सर्वाधिक हवाएं आंधियां वगैरह जो है वो किस महीने में चलती हैं? जून में। समझ में आ गई बात? तो ये था जलवायु, बिल्कुल सिंपल सी बात थी और मैं पूरी उम्मीद करूंगा तुम्हें समझ में आया होगा। बस ये तो रटने वाली बातें थी, मैंने लिखा दी सारी, ये तुम रट लेना। ठीक है मेरे भाई दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में। अब आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 4 क्लासें एक साथ रिकॉर्ड की है, अभी ये डाल रहा हूँ। तो दिन भर क्लासें रहती हैं, वो पुराना और वर्जन दिन में दिन बढ़ेगा ही वर्जन सारा, इसलिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, क्योंकि मैं भी बहुत प्रेरित होता हूँ, जैसे राजा महाराजाओं को पढ़ते हैं। बाबर ने एक बताया जाता है, चलो बता ही देते हैं, बात आएगी तो। बाबर राजा बना दिया था, बाबर को 10-11 साल की उम्र में राजा बन गया था बाबर। बनते ही राजा बाबर के परिवार वालों ने बाबर से छीन ली संपत्ति सारी, बाबर को छोड़ दिया। इधर उधर ठोकरे खा गया बाबर, खाता रहा। और लास्ट में 1504, लास्ट तक नहीं कैसे 1504 में एक युद्ध हुआ था, सरायलपुर का युद्ध। उसमें बाबर बुरी तरह से पसाड़ जाता, मतलब इतना तंग हो जाता है अपने जीवन में। तब वो रो रहा था बैठकर और उसके सेनापति भी रोने लगे साथ में। तब रोते रोते बाबर ने एक बात बोली थी, मतलब इतना कई बार हमारे सामने भी ऐसी स्थिति आती है कि उसमें हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं। उस स्थिति के अंदर बाबर ने एक बात बोली, और वो बात क्या थी कि क्या हुआ युद्ध आ रहे, जिंदगी थोड़ी आ रहे हैं, जिंदगी तो अभी पूरी बाकी पड़ी है। और वही उस बात का नतीजा था, पढ़ा होगा आपने भी, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। गिव अप नहीं किया उसने, कोई भर्ती को छोड़ा नहीं। अपने क्या है, कोई जैसे एक परीक्षा में रहे, 2 में रहे, 3 में रहे, गिव अप कर दिया। गिव अप मतलब होता छोड़ना, छोड़ दिया, छोड़ना नहीं। 1504 भारत पहली बार आया था ना बाबर, वो भी आया था 1519 में। तो देखो कितना गैप है। तो ये होता है संघर्ष, और इसी के तहत बाबर को आप जानते, बाबरनामा में लिखी थी ये बात उसने। तो देखो बाबर ने पूरे भारत में राज किया और एक नया वंश भी बसाया, जिसे तुम पढ़ते हो मुगल वंश के नाम से। एक पूरी पीढ़ी चला दी थी बाबर ने,
होता है नहीं, तो ये होता है, हारना नहीं चाहिए, दिल में पूरी ठोस तरीके से मजबूती तरीके से अपनी हिम्मत जुटाए रखो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। ये बात ना, ये गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पता नहीं तुम्हें इस भर्ती में नहीं रखा तो आगे भगवान पता नहीं क्या चाह रहा, तुम्हें पता नहीं किस पद पे लेके जाएगा भगवान। तो अभी हार मत मानो, लगे रहो पूरी मेहनत और जोश और जुनून के साथ। अपने भी मिलते हैं अगले भाग में, आज के लिए जय हिंद।